जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मैं आपको शुरू में कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी एक 40 साल का जो नौजवान है उसकी है। और ये नौजवान जो है इसने कमाल ये किया कि ये जापान चला गया और वहाँ पे बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा है। और जब ये जापान गया था तो उससे पहले बड़ी गुर्बत थी इसके घर में और को बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं, लेकिन इसके बाद इसने बड़े तरीके से जापान का वीज़ा अप्लाई किया। फिर ये जापान गया, वहाँ पे इसको जॉब मिली और यहाँ से जाने से पहले इसको वहाँ पे जॉब मिल गई। और आहिस्ता-आहिस्ता ये वहाँ पे सेटल हो गया। सेटल होने के बाद ये मुझसे मिलने के लिए आया कल और इसे एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी सुनाई। उसने कहा जी, आप लोगों को अक्सर बताते रहते हैं कि आप अपने आप को खुशहाल बनाएं। और मैंने आपका एक कॉलम पढ़ा था बहुत पहले, तो उस वक्त मेरे जहन में एक आइडिया आया और फिर मैंने उसके ऊपर अमल दरामद किया, तो मैं बड़ी जल्दी मैं खुशहाल हो गया। उसने बताया कि मैं अंडर मैट्रिक हूँ, यानी मैं प्रॉपर मैट्रिक भी नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद मुझे बड़ी इज्जत के साथ नौकरी दी गई और इज्जत के साथ मुझे वीज़ा मिला और मैं बड़ी ही इज्जत के साथ जापान गया और जापान जाके मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया और पहले दिन से मेरी सैलरी लगी हुई थी, बल्कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरी रिहाइश का जो थी वो भी गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड की थी। और उसके बाद शुरू में उन्होंने मुझे कुछ मुआवजा भी दिया कि आप क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो आप अपना जो घर है उसको फर्निश कर लें और कोई आने जाने के लिए, ताकि आपको कोई ज़्यादा तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो शुरू में मुझे उन्होंने एडवांस भी दिया। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने किस तरह किया? तो उसने कहा जी, बहुत सिंपल फार्मूला है और ये फार्मूला मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो उसने ये बताया कि मैंने ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा कश्तियाँ डूबती हैं उनके अंदर लोग मारे जाते हैं, बॉर्डरों के ऊपर गोलियां लग जाती हैं और साथ-साथ बाहर जाने के लिए लोग 30-30, 40-40 लाख रुपया देते हैं। इसके बावजूद भी ये वहाँ पे नहीं पहुँच पाते और जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका जो स्टेटस होता है, वो भी जाली होता है और इनको तस्लीम नहीं किया जाता और ये बहुत ज़्यादा अंडरपेड होते हैं। तो मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो मुझे फिर पता चला कि इसका एक लीगल वे भी है और उस लीगल वे पे अगर मैं चलूँ तो मैं बड़ी आसानी से बाहर भी जा सकता हूँ और मुँह माँगा मुआवजा भी माँग सकता हूँ और मेरा जो स्टेटस है वो भी लीगल होगा। तो उसके बाद उसने कहा जी कि मैंने 2 काम किए। एक काम तो ये किया कि मैंने जैपनीज़ लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी। उसने कहा जी, पहले मैं ऑनलाइन सीखता था, फिर उसके बाद मैंने ट्विटर रख लिया, फिर मैंने कुछ और लोग जो थे उन्हें ऑनलाइन अपना फ्रेंड बना लिया और वो जैपनीज़ थे और मैंने उनके साथ जैपनीज़ ज़ुबान बोलनी शुरू की और मैं 1 साल के अंदर-अंदर मुझे पूरी ज़ुबान आ गई, मैं बड़ा फ्लुएंट हो गया उसके अंदर। मैं पढ़ ज़रूर सकता था लेकिन मुझे लिखना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि जैपनीज़ लिखनी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 2 250 फ़िक्रे ऐसे थे जिन्हें लिखना सीख लिया था। यानी जो रोज़मर्रा के फ़िक्रे हैं, अगर मुझे फ़र्ज़ करें को ख़त लिखना पड़े तो 2 250 ऐसे फ़िक्रे हैं जिनको मैं बड़ी आसानी से कॉपी करके अपना ख़त जो है वो भी लिख सकता हूँ और ईमेल भी कर सकता हूँ किसी को जैपनीज़ लैंग्वेज में। जबकि पढ़ना जो था वो मुझे ठीक-ठाक आ गया और बोलना उसके अंदर बड़ी मैं फ्लुएंट हो गया और फ्लुएंसी आ गई उसके अंदर, लिहाज़ा कोई इश्यू नहीं था। और दूसरा काम उसने कहा जी कि मैंने एक अजीब किया, वो काम ये था कि मैंने ट्रेनिंग ली कि बूढ़े लोग जो होते हैं, उनकी मेडिकल केयर कैसे की जा सकती है। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जापान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें उसने ज़िक्र भी किया कि आपने अपने कॉलम में लिखा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 100 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं, वो जापान के अंदर हैं। 56,000 लोग हैं जिनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं और जापान के अंदर हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी, मैंने ये पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एमआरआई जो मशीनें हैं वो भी जापान के अंदर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे बूढ़े ज़्यादा हैं और उनको अक्सर अपना टेस्ट करवाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे एमआरआई मशीनें जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। तो मैंने कहने लगा जी, 2 ट्रेनिंग्स ली, एक तो एमआरआई मशीन चलाना सीख लिया और वो भी बूढ़ों के लिए कि अगर एक बूढ़ा आदमी हो, 100 साल उसकी उम्र हो, तो उसको एमआरआई के लिए तैयार कैसे करना है, उसका टेस्ट कैसे करना है और उसकी पहले उसको उसका जो खौफ है एमआरआई के रिलेटेड उसको कैसे दूर करना है। और उसके साथ-साथ अगर फ़र्ज़ करें कि किसी बूढ़े आदमी को कोई ऑपरेशन होता है या उसको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसकी मदद कैसे की जा सकती है। और ये ज़ाहिर है वहाँ पे एक बड़ी स्पेशलाइज़्ड किस्म की एजुकेशन होती है, लोगों को नहीं पता होता कि बूढ़े लोगों की टेक केयर कैसे की जाती है। तो मैंने वो सीख लिया। पहले मैं ऑनलाइन सीखता रहा, फिर यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो बूढ़ों के लिए यहाँ पे काम करते हैं, तो मैंने उनके साथ भी बात कर ली, कोर्सेज़ मैंने उनके साथ कर लिए, तो मैं उसमें ट्रेंड हो गया। और इतना ट्रेंड हुआ कि मैंने कुछ अपनी वीडियोज़ बनाई, कुछ बूढ़ों के साथ मिलके बनाई। बूढ़ों ने बताया कि ये बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है, इसने हमें इस तरह हेल्प आउट किया है, डॉक्टर्स के साथ उनसे सर्टिफ़िकेट ले लिए। और उसके बाद जाके फिर उन्होंने कहा जी, जब मुझे जापानीज़ ज़ुबान आ गई और मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हो गया, तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया जापान के अंदर और मैं खुद जो एप्लीकेशन थी उसको ड्राफ्ट करता था, उसको भेजता था और मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। कॉल आते-आते एक फिर ऐसा हॉस्पिटल था कि जिसके साथ मेरी डील हो गई और उसने मुझे स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर करने के बाद मैं वहाँ पहुँच गया। उसमें उसने ये बताया कि मेरा उन्होंने टेस्ट लिया था कि अगर फ़र्ज़ करो कि 70 साल का बूढ़ा है और उसको अगर कार्डिक अरेस्ट हो गया, यानी कि उसका दिल जो है वो बंद हो गया और हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसकी केयर करोगे? या उस ऑपरेशन के बाद आप कैसे टेक केयर करोगे? तो मैंने फिर उनको बताया। या एक 90 साल का बुज़ुर्ग है और वो बाहर निकलते हुए घबराता है, तो आप उसकी कैसे केयर करोगे? तो मैंने वो सारी चीज़ें की हुई थी और मेरे पास सब सॉल्यूशन मौजूद थे। तो उस तरह ये हुआ
कि ना सिर्फ मुझे जापान बुला लिया गया और बल्कि मुझे नौकरी भी दे दी गई और शुरू में मेरी तनख्वाह भी तय कर दी गई और साथ मुझे क्वार्टर भी दे दिया गया ताकि मैं वहाँ पे रह सकूँ और साथ मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए गए ताकि मैं शुरू के दिन जो है उनको आसानी के साथ गुजार सकूँ। तो मैं इस तरह जापान पहुँच गया और अब मैं अपनी फैमिली को जो है ना उसको भी वहाँ ले जाना चाहता और मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है इसका एक मकसद है और आगे चल के मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इस कहानी का जो अगली स्टोरी है उसके साथ क्या ताल्लुक है और उसके बाद मैं फिर आपको मशवरा दूंगा कि वो तमाम बेरोजगार नौजवान जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह अपना एक मीडियम क्रिएट करना चाहिए और इस मीडियम से वो किस तरह फायदा उठा सकते हैं, आगे चल के आप मुलाहिजा करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। एक तो तेल जो है बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है और आप अपनी जो गाड़ियां की डिक्कीज हैं, डिक्कीज नहीं बल्कि जिसके अंदर पेट्रोल भरा जाता है, टैंक्स, उनको फुल करवा लें और अगर आप फुल नहीं करवाएंगे तो क्राइसिस तो बहरहाल आपके दरवाजे पे खड़ा है। कैसे, आगे चल के आपको बताएंगे। ईरान ने हमला किया है, अमेरिका ने भी हमला किया है, ये दोनों हमले जो हैं इसके अंदर से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, ये भी आगे चल के बताएंगे। और 335 पाकिस्तानी जो हैं वो फौत हो चुके हैं। ये जो पाकिस्तानी फौत हुए हैं ये क्यों फौत हुए हैं, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब जनाब प्राइम मिनिस्टर के साथ मुल्क से बाहर गए हैं और पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि जब से गवर्नमेंट बनी है कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर गए। आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ गया, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी डिटेल से बताएंगे। और जो पाकिस्तान इनकलाब है उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, उनके उनके ऊपर पाबंदी लगी है, कहाँ पे लगी है, किस तरह लगी, आगे चल के आप ये भी मुलाहिजा करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब अमेरिका जो है उसने एक ऐलान किया है और वो ऐलान है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि अगर हमने अमेरिका को टैक्स देना है तो अच्छा है ईरान ही को दे लें। अब ये अमेरिका जो है ईरान का टैक्स क्यों मारना चाहता है, आगे चल के ये डिटेल भी आप मुलाहिजा करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही उसे अपनी वेबसाइट javed.com के ऊपर प्लेस भी कर रहे हैं। अब आप हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कीजिए, हमारा फेसबुक पेज उसको ज्वाइन कीजिए और जो हमारा ट्विटर अकाउंट है उसको जरूर फॉलो कीजिए। आज एक नई जंग स्टार्ट होगी और ये जंग यमन के अंदर स्टार्ट हुई है। सना का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर अटैक हुआ है और जो होतीज जो हैं उनको होतीज भी कहते हैं, होजीज भी कहते हैं। और ये क्योंकि सना का इलाका जो उसके ऊपर काबिज है और ये प्रो ईरान है, यानी ये बेसिकली अहले तशी हैं और ईरान के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और बाबुल मंदब जो है इन्हीं के कंट्रोल में है। और जब ईरान के ऊपर प्रेशर डाला था अमेरिका ने तो इस साइड पे होतियों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि हम बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। तो आज जो सना है एयरपोर्ट उसके ऊपर प्रॉपर अटैक हुआ और उसकी जो एयर स्ट्रिप है उसको उड़ा दिया गया है। होतियों ने ये इल्जाम लगाया सऊदी अरब के ऊपर कि ये हमला सऊदी अरब ने करवाया और ये इसका जिम्मेदार है, लिहाजा अब हम सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। अब जो यमन का इशू है वो बड़ा दिलचस्प है कि यमन एक बहुत पुराना मुल्क है, बल्कि पुरानी सिविलाइजेशन जो दुनिया के अंदर है उसके अंदर यमन जो है वो पहले या दूसरे नंबर पे आता है। आपने मलका बल्कीस का जिक्र सुना होगा। मलका बल्कीस का जो महल था या मलका बल्कीस की जो सल्तनत थी वो सना के बिल्कुल सबर्ब्स में है। तो उसके बल्कि उसके महल के आज भी आसार वहां पे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसी सिविलाइजेशन भी यमन के अंदर नजर आती है कि जिसमें इंसान रींग के अपने घरों के अंदर दाखिल होता था। ये पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं और वहां पे इंसान रींग के चढ़ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान अपनी चारों टांगों के ऊपर चलता था और उस वक्त भी वो टूल बना लिए थे उसने और घर बना लिए थे, उस वक्त की सिविलाइजेशन भी यमन के अंदर मौजूद है। तो यमन के दो हिस्से हैं इस वक्त, एक हिस्सा जो उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है और दूसरे हिस्से को यूएई सपोर्ट कर रहा है और इसलिए वहां पे यूएई और सऊदी अरब के दरमियान भी लड़ाई चल रही है। साथ ही ये भी पता चला है, अंदर से क्लेम भी किया जा रहा है कि यमन का जो दूसरा हिस्सा है जिसको सऊदी क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से ये अटैक हुआ है। लेकिन बहरहाल होजीज का ये कहना है कि ये हमला सऊदी अरब की तरफ से हुआ और ये हमला इसलिए किया गया कि ईरान से एक जहाज आ रहा था और वो लैंड करने लगा था वहां पे और सऊदीज नहीं चाहते थे कि वो लैंड करे क्योंकि उसके अंदर कुछ पर्सनैलिटीज भी थी और कुछ ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद वो वेपन्स लेके आ रहे हैं और अब वहां पे वेपन्स जो है नहीं उतरने चाहिए ताकि होजीज जो है वो कमजोर हो जाए। अब ये एक नई जंग का स्टार्ट है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या बनता है इस सूरत हाल का, क्योंकि एक नया महाज खुलने वाला है और अगर ये महाज खुल जाता है तो बाबुल मंदब की जो आबनाएं है वहां पे भी इशू बन जाएगा। और अगर वहां पे इशू बन जाता है तो आप ये समझें कि 50% जो ट्रेड है दुनिया की वो गई और बहुत ज्यादा क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो जाएगा। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, क्लेम किया है कि जनाब हम अपने हुर्मस पे कंट्रोल कर रहे हैं और हमारा कंट्रोल हो रहा है और जब ये कंट्रोल मुकम्मल हो जाएगा तो हम मुआवजा हासिल करेंगे दुनिया से। जो भी जहाज गुजरेगा वो हमें टैक्स दे के वहां से गुजरा करेगा और हम इसके सरप्रस्त बनेंगे। साथ उसने इंकशाफ ये किया कि हमारे दरमियान एक सैटरडे को मुआहदा होने वाला था
और बल्कि मुआहिदा ऑलमोस्ट हो गया था और उसके बाद उस मुआहिदे को तोड़ दिया ईरान की तरफ से। और ये लोग बड़े ही बुरे हैं और हमें अब इनके साथ डायलॉग नहीं करना। बल्कि इसी ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम भी किया था कि ये जो ईरान है ये कायल हो गया था, इसने तस्लीम कर लिया था कि किसी किस्म का जोहरी जो मुआद है वो तैयार नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये बुरे लोग हैं, इन्होंने बुरा काम किया जिसकी वजह से हमें इनके ऊपर हमला करना पड़ गया। लेकिन ईरान की तरफ से इसे मुस्तरद कर दिया गया। ईरान ने बल्कि कहा कि किसी किस्म का कोई मुआदा नहीं हो रहा था और हमने किसी जगह कोई कमिटमेंट नहीं की कि हम अपनी जो जोहरी कैपेबिलिटी है उसको डेवलप नहीं करेंगे। साथ ही बल्कि इस्माइल बकाई साहब का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो अमान के अंदर, मस्कत के अंदर हमारा मुआहदा हो रहा था या जो डायलॉग चल रहे थे वो आबना हुर्मस पे थे, क्योंकि हमने ओमान के साथ मिलकर आबना हुर्मस के लिए एक लाहेअमल तय करना था। लेकिन ओमान के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा दबाव डाला। अब उस दबाव की वजह से हमारा ओमान के साथ कोई मुआहदा नहीं हो सका और ये मामला जो है ना सारा पीछे चला गया। और साथ उन्होंने कहा जी शिक नंबर 5 जो है जिसके अंदर हमने ये लिख कर दिया हुआ था कि ओमान के साथ मिलके हम आबना हुर्मस के बारे में कोई फैसला करेंगे, उसके ऊपर ये डायलॉग चल रहा था और हम एक मुआहदा वहां पे करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से ये मुआहदा नहीं हो सका। साथ इस्माइल बकाई साहब का ये भी कहना है कि जो 14 शिकों का MOU है उसको मस कर दिया अमेरिका ने और अमेरिका जो है शिकन है ये वादा पूरा नहीं करता। और उसने कहा जी इन्होंने 1 महीने की मुद्दत भी पूरी नहीं करने दी, जबकि ये चाहते थे कि 60 दिन की मुद्दत पूरी हो, तो 1 महीना भी पूरा नहीं हो सका। साथ उन्होंने कहा जी IAEA जो है उसके ऊपर कोई इतफाक नहीं हुआ कि वो ईरान आ सकेगा। अमेरिका ये फॉल्स किस्म का मुजाहरा कर रहा है या ऐलान कर रहा है जिसकी रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बयान है ईरान की तरफ से। इसके साथ साथ जनाब एक आज दोबारा अटैक हुआ और ये दोबारा जो अटैक है वो अमेरिका की तरफ से हुआ और साथ ही ईरान की तरफ से 4 मुल्कों के ऊपर हमले हुए। अब जो ईरान की तरफ से हमले हुए वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले सेंटकॉम ने जो कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं। सेंटकॉम ने यह बताया कि हमने एक नई लहर जो हमलों की है उसको मुकम्मल कर लिया और हमने दिफाई निज़ाम जो इसराइल का है, ईरान का, उसके ऊपर अटैक किया हमने। और जो इनके साहिली रेडार साइट्स हैं उनको हमने हदफ बनाया, इनका मिसाइल और ड्रोन्स का जो प्रोजेक्ट है उसको हिट किया है और साथ ही जो छोटी कश्तियां हैं उनको तबाह बर्बाद किया है। साथ ही सेंटकॉम ने यह भी बताया कि माशर शहर जो है उसके अंदर वाटर पंपिंग स्टेशन था उसको भी हमने तबाह कर दिया है। और अब ये पहली मरतबा अमेरिका की तरफ से वाटर पंपिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है। इससे पहले यह फैसला हुआ था कि पानी की जो तनसीबात है उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब अमेरिका ने वो वादा तोड़ दिया है। तो अब ईरान की तरफ से भी जो मिडिल ईस्ट है उसके जो वाटर पंपिंग सिस्टम है उसके ऊपर मुझे लगता है ये डिसल्टिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर हो सकता है कि आज से ईरान भी अटैक करना शुरू कर दे। बहरहाल ये जो सूरत हाल है इसके अंदर एक शख्स जो है वो जहां बक हो चुका है ईरान का और वो किसान था, क्योंकि ये जरी साइड थी उनकी, उसके ऊपर अटैक हुआ था। इसके साथ साथ सेंटकॉम ने यह भी बताया कि हमने फर्स्ट टाइम इस जंग के अंदर समुद्री ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। हमारी फिजाइया भी इस्तेमाल हुई है, हमारा मिसाइल सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं और साथ ही हमने फर्स्ट टाइम एक समुद्री और बहरी जो ड्रोन्स हैं उनको भी हमने इस्तेमाल किया है। और ये पहली मरतबा अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया और अमेरिका की तरफ से ये हथियार पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब ये एक नई सूरत हाल है जिसके बारे में जब डिटेल आएगी तो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जनाब उसके जवाब में ईरान ने अटैक किया और ईरान ने उर्दन के ऊपर अटैक किया, बहरीन के ऊपर अटैक किया और कुवैत के ऊपर हमला किया। अब साथ ही ओमान के ऊपर भी हमला किया। अब जो उर्दन की साइड है उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि उर्दन के ऊपर प्रिंस हसन एयर बेस है और वहां पे एक मिसाइल स्टोरेज है और साथ साथ फ्यूल टैंक्स हैं, उनके ऊपर ईरान ने हमला किया और वहां पे ठीक ठाक नुकसान हुआ है। बहरीन के अंदर शेख ईसा एयर बेस है और वहां पे अमेरिकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके ऊपर अटैक किया गया। फिर कुवैत के अंदर अटैक हुआ है अली सालम एयर बेस के ऊपर और वहां पे अमेरिकन का एयर बेस है, इसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म का हमला हुआ है। साथ जॉर्डन के बारे में यह भी बताया गया, अब ये थोड़ी सी मैं डिटेल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जॉर्डन के बारे में बताया गया कि वहां पे ईरान ने 4 मिसाइल उसने दागे थे और ये 4 के 4 मिसाइल बकौल जॉर्डन फौज के कि हमने इसे फिजा के अंदर ही तबाह कर दिया, ये कुछ तबाही नहीं फैला सके वहां पे। बहरीन के अंदर सुबह के वक्त अटैक हुआ है और बकौल बहरीन के कि हमने फिजा के अंदर ही जो ईरानी मिसाइल थे उनको तबाह कर दिया और ये ताज़ा तरीन लहर थी। कुवैत के बारे में ईरान का क्लेम यह है कि वहां पे HIMARS उनका मिसाइल सिस्टम है, अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है, हमने उसे तबाह कर दिया। और साथ ही ईरान क्लेम कर रहा है कि मिसाइल अड्डे जो है उनको निशाना बनाया गया कुवैत के अंदर और 2 प्लेटफॉर्म जो इनके उनको हमने तबाह कर दिया जिनके ऊपर मिसाइल, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो थे उनके मिसाइलों से भरे हुए थे और असला था और साथ साथ यहाँ पे पेट्रोल और जो ऑयल है उसकी स्टोरेज भी थी जिसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ अमान के बारे में बताया गया कि वहां पे अमेरिका का रेडार सिस्टम था उसको तबाह कर दिया बकौल ईरान के और साथ SPS रेडार है इनका और ये बहरी जहाज़ों की निशानदेही करने वाला एक और सिस्टम भी है, इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। और ये ईरान का क्लेम है, याद रखिएगा, अमेरिका की तरफ से या इन मुल्कों की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। साथ ही एक और खबर है और इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से खबर है, वो ये है कि ईरान ने क्लेम ये किया और ये पहले ईरान की साइट्स पे आया और उसके बाद अब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठा लिया और बकौल ईरान के बंदर अब्बास के ऊपर अमेरिका ने अपना एक ड्रोन भेजा था जिसका नाम लोकस है और ये अमेरिकी ड्रोन है और बड़ा खौफनाक किस्म का ड्रोन है और हमारे मिसाइल ने फिजाज में इसको मार गिराया और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ईरान ने लोकस जो ड्रोन है उसको तबाह कर दिया।
और ये क्लेम जो है ना ईरान की तरफ से है। और इसके साथ साथ जनाब ये सारी डिटेल थी। साथ ही एक और खबर आई है, और ये खबर ये है कि रूस का मुस्तकिल नुमाइंदा है जो उसने एक्स के ऊपर अपना एक ट्वीट किया और उसने कहा कि ये जो बोशर शहर के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं और वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं है कि वो जो जोहरी तनसीबात है उसके ऊपर हमला करे, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे ताबकारी फैलाना चाहता है और हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस जंग के अंदर ये पहला बयान है रशिया की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया ही चाहता है कि जो जहां पे न्यूक्लियर तनसीबात है वहां पे हमले नहीं होना चाहिए और उसको रोकना चाह रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो बोशर न्यूक्लियर प्लांट है इसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, और अगर ये नुकसान हो जाता है तो ईरान के साथ साथ रशिया का नुकसान भी है। इसके साथ साथ जनाब बरतानिया ने एक बड़ा कमाल किया आज, और कमाल यह है कि उसने एक इमरजेंसी के अंदर एक कानून पास किया है और उसके तहत ईरानी पासदारान इंकलाब जो है उनको कालादम करार दे दिया। और ये सिर्फ ये नहीं बल्कि दो और ऑर्गेनाइजेशन, एक रूसी ऑर्गेनाइजेशन है GRU, और इसके साथ साथ एक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ कंपेनियनशिप है, कंपेनियंस है, इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई है। लेकिन मेन जो पाबंदी है वो पासदारान के ऊपर, उसको कालादम करार दे दिया। और ये पहली मरतबा यूरोप के किसी मुल्क ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बरतानिया जो है अब अमेरिका के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है, जो जाहिर है खतरनाक चीज़ है। और अगर ये मामला आगे बढ़ता चला जाता है तो ये मसला आगे खराब होता चला जाएगा। इसके साथ साथ जनाब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और बेहतर यह है कि आप अपने अपने टैंक्स फिल कर लें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर आबना हुर्मा से सिर्फ 5 टैंकर्स गुजरे हैं, जिनमें से 2 ऑयल के टैंकर्स हैं जिसके अंदर खाम तेल है, और बाकी जो 3 टैंकर्स हैं वो खाली वहां से गुजरे हैं। और ये जो 5 टैंकर्स हैं ये भी ईरान से इजाजत लेके गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक जो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, और इसकी बंदिश के साथ ही पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उन्होंने आगे ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। और अब ये अगर ऊपर चली जाती है तो उससे आप खुद अंदाजा करें कि जो तेल की मांग है उसके अंदर कितना फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो क्राइसिस होगा, जो प्राइसेस बढ़ेंगी, उससे भी आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आज कतर तशरीफ ले गए। और कतर उनके जाने की वजह यह है कि मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी जो है उनके इंतकाल के ऊपर पुरसा देने के लिए वहां पे पहुंचे। इनका शरीफ फैमिली के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था, और जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बना था तो उस वक्त इन्होंने एक लेटर भी जारी किया था। और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो इनके बहुत करीब थे, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज में प्राइम मिनिस्टर के साथ कतर गए हैं, और वहां पर जाके इन्होंने ताज़ियत की। और इनकी जो मुलाकात है वो जो अमीर शेख है तमीम बिन हमद अल सानी उनके साथ भी हुई है। और एक दिन का ये दौरा था, अभी मेरा ख्याल रात के वक्त इनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि ये प्रो पाकिस्तान थे मरहूम शेख हमद बिन खलीफा, और इनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट होती थी। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान ने ये जो मौजूदा कशीदगी है उसके ऊपर वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा जी हमें गहरी तशवीश है और इसको रोकना चाहिए, और दोनों फरीक जो है उनको तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए और कशीदगी में कमी करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कशीदगी बढ़ गई तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल वर्जन ये आ गया कि उसने दोनों फ्रीकैन को समझाया कि बस करो यार और अपने हॉर्सेस को होल्ड करो। अगर आप इसी तरह आगे लड़ते रहे, चलते रहे, तो पूरी दुनिया का अमन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब हम आते हैं आखिरी खबर की तरफ, जो मैंने शुरू में आपको एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी का ताल्लुक किस खबर के साथ है? ये बेसिकली FIA की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप जाने की कोशिश में 4 साल के अंदर 335 पाकिस्तानी जो हैं वो समंदरों के अंदर डूब गए हैं, और 7 कश्तियों के मोहलक हादसे हुए हैं। और ये हादसे जो हैं 4 साल के अंदर हुए हैं। जून 2023 के अंदर यूनान के लिए कश्ती जा रही थी जिसमें 226 पाकिस्तानी सवार थे, और उनमें से 207 हलाक हो गए थे, सिर्फ 19 जिंदा बचे थे। ये बहुत खौफनाक वाकया था। अगर आपको याद हो तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान मकमूम था, और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क के अंदर जनाजे ही जनाजे। फिर इसके साथ साथ दिसंबर 2024 में एक और वाकया पेश आया, और ये भी यूनान जाने वाले पाकिस्तानी थे। 69 पाकिस्तानी थे जिसमें से 25 जो थे जाँ बहक हो गए थे। फिर 44 जो थे वो जिंदा बच गए थे, लेकिन वो भी बड़ी बुरी हालत में थे, और वो भी तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि हमें वापस पहुंचा दिया जाए। फिर इसी तरह मराकश के करीब एक कश्ती 2025 में डूब गई थी, और उसमें 70 पाकिस्तानी थे। फिर फरवरी 2025 में लीबिया के करीब 40 पाकिस्तानी सवार थे गाड़ी एक कश्ती के अंदर, और उनमें से 23 जो थे वो हलाक हो गए, 13 जिंदा बचे थे। अब ये जो यूरोप जाने का खप्त है, और उसमें लोग करोड़ों रुपए जाया करते हैं, बल्कि अब तो प्राइस करोड़ तक चली गई है कि 1 करोड़ रुपया दें और यूरोप जाएं, और उसके बाद कश्तियों के अंदर इस तरह डूबना पड़ता है और ख्वार होना पड़ता है और भूख काटनी पड़ती है, और फिर जाकर यूरोप के अंदर वहां पे असालम लेते हैं। अब यूरोप ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया, वो असालम नहीं देते, और 2 4 5 महीने रख के उनको दोबारा पाकिस्तान वापस भेज देते हैं, और साथ ही उसके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि अब ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, साथ ही जाने जाती हैं। तो जाने बचाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका वही है जो जापान के अंदर पाकिस्तानी ने किया, कि उस बेचारे ने क्या किया कि जापानी जुबान सीखी, और साथ ही उसने एक हुनर सीख लिया। तो बेहतर यह है कि आप एक प्रॉपर रास्ता अख्तियार करें, पूरी दुनिया को
हुनरमंद लोगों की ज़रूरत होती है। पूरे यूरोप के अंदर आपकी मार्केट है, कनाडा के अंदर मार्केट है, अमेरिका के अंदर है, जापान के अंदर है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उनको हुनरमंद चाहिए। बस उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी अपने दोस्त को लगाएँ, जो उनकी वेबसाइट पे जाके ये चेक कर ले कि किस किस्म के ट्रेड में लोगों की ज़रूरत है और वो ट्रेड सीखना शुरू कर दें और उसके साथ ही जो ज़ुबान है उस मुल्क की वो सीख लें। जब आपको ज़ुबान आ जाएगी और आपके पास कोई हुनर होगा, तो फिर आपको खुद ही वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलेगा और फिर आप इज़्ज़त के साथ जहाज़ में बैठ के वहाँ जाएँ, बगैर पैसा लगाए हुए, बगैर अपनी जान को खतरे में डाले हुए। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप इसी तरह मरते रहेंगे जिस तरह पिछले 4 सालों में 335 पाकिस्तानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।